पिछले 24 घंटे के अंदर आपकी दुनिया बदल गई। दो बड़े वाकयात हुए 9 सितंबर सन 2025 में। पहला बड़ा वाकया यह हुआ कि जेन जी नेपाल के अंदर रेवोल्यूशन ले आए। नेपाल में जगह जगह मुजाहरे जारी हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लीडर्स को मार रहे हैं, लीडर्स को भगा रहे हैं, सड़कों पर उनको जलील कर रहे हैं। इस वक्त कोई प्रैक्टिकल गवर्नमेंट नेपाल में एग्जिस्ट नहीं करती है और सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। हर कोई कह रहा है कि ये जेन जी का रेवोल्यूशन है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ एक फेक कंट्री ने कतर पर अटैक कर दिया है, वो भी ऐसे मौके पर कि जब नेगोशिएशन जारी थी, हमास नेगोशिएशन की टेबल पर बैठा था और कतर यूएस एलाय है। इसके पीछे भी कहानी कुछ और ही रुख ले रही है। आपकी इस दुनिया में ये सब हो क्या रहा है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप मुसलमानों की तारीख उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक वाकया, एक इंसिडेंट तारीख में ऐसा है कि जब मुसलमानों को समझ भी नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या, तब शायद उस दौर के लीडर्स की अकड़ इतनी ज़्यादा थी, इतना गुरूर था कि वो ग्राउंड रियलिटी से हट गए और रब्बे कायनात का हुक्म मानने से हट गए। आपको तारीख में चंगेज़ खान का नाम याद आता है कि चंगेज़ खान ने जब शहरों की ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन उस सब के पीछे वाकया क्या था? क्या मंगोल डायनेस्टी क्रिएट करनी थी, क्या कुछ और कहानी थी? ये बात मौरखीन लिखते हैं, लेकिन ये बातें आपकी तारीख की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। सन 1218 में चंगेज़ खान ने 450 लोगों का एक वफद भेजा और ये वफद भेजा उसने ख्वारज़मी की रियासत में। ख्वारज़मी वो इलाका है कि जिसको आज आप सेंट्रल एशिया, कुछ अफगानिस्तान के हिस्से, कुछ ईरान के हिस्से, यानी तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कुछ ईरान का पार्ट, इस इलाके को ख्वारज़मीज़ की रियासत कहते थे। मुसलमान थे और इनके लीडर थे शाह अलाउद्दीन मोहम्मद दोयम। सिलसिला ये था, 450 लोग गए। इसमें वफद के अंदर बहुत से ट्रेडर्स शामिल थे, कारवान शामिल था, मुसलमान भी शामिल थे जो ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन ये वफद जब गुजरा औरतार के इलाके से, तो औरतार के अंदर गवर्नर थे अनलचक। अनलचक ऑलरेडी सुल्तान के साथ रिलेटेड थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये 450 लोग मुखबिर हैं, स्पाइज हैं और इनको मारना बनता है। उन्होंने कारवान को लूट लिया, लोगों को कत्ल कर दिया, बहुत सौ को गुलाम बनाकर बेच दिया और चंद एक को वापस भेजा कि चंगेज़ खान को बता दो कि हमें जासूस नहीं चाहिए। चंगेज़ खान चाहता तो उस वक्त जंग शुरू कर सकता था, लेकिन चंगेज़ खान ने जंग नहीं शुरू की। चंगेज़ खान ने इस मसले को डिप्लोमेटिकली हल करने के लिए 3 लोगों का वफद वापस भेजा ख्वारज़मीज़ की तरफ और इस वफद में शामिल थे एक मुसलमान और 2 मंगोल्स। और इन्होंने किया क्या? अनलचक ने मुसलमान को कत्ल कर दिया और बाकी 2 मंगोलों की दाढ़ी और मूंछ काट कर वापस भेज दिया। मंगोल कल्चर में मैनहुड, मर्द होने की हैसियत पता क्या होती थी? मर्द होने की हैसियत दाढ़ी और मूंछ होती थी। और जब इतनी बेइज्जती हुई हो तो सोचो उस कौम के लीडर का क्या हाल होगा। चंगेज़ खान जो उस वक्त शिकार खेल रहा था, उसको पता चला कि उसके लोगों के साथ, उसके वफद के साथ इतना जुल्म किया गया है। चंगेज़ खान ने फिर भी जंग शुरू नहीं की। चंगेज़ खान 3 दिन के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और मौरखीन लिखते हैं कि चंगेज़ खान ने तब एक दुआ की और दुआ करते हुए उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के रब, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और फिर उसने 1.5 लाख की फौज तैयार की और ख्वारज़मी की ईंट से ईंट बजा दी। अनलचक को गिरफ्तार किया और उसको कत्ल कर दिया गया। समरकंद, बुखारा, यहाँ तक कि अरचच के इलाकों को भी कब्जे में ले लिया गया। यहाँ पर आपको तारीख से ना एक सबक मिलता है। सबक ये मिलता है कि इतनी अकड़ कभी नहीं दिखानी चाहिए। कभी भी आप डिप्लोमैट्स के ऊपर, एम्बेसडर्स के ऊपर, पीस कीपिंग टॉक्स के ऊपर, नेगोशिएशंस के ऊपर हमला नहीं करते। और यही किया है इस फेक कंट्री ने। और इस फेक कंट्री के बारे में जब मैं अक्सर सोचता हूँ ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो अक्सर बेटे होते हैं ना जो बाप को हर जगह जलील कराते हैं, कि हमेशा ऐसा ही काम करते हैं। अगर ये फेक कंट्री हमला करता है तो उसको चंद एक फ़ायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सर्वाइवल मिल जाता है। करप्शन के केसेस चल रहे हैं जिसमें शॉर्ट सज़ा होनी ही होनी है, लेकिन जंग को प्रोलॉन्ग करके वो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है जो कतर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। फेक कंट्री की तरफ से जो अटैक किया गया है, दिस इज अ प्योर केस ऑफ स्टेट टेररिज्म। और कतर का इस पे कहना है कि हमें 10 मिनट के बाद बताया गया कि ये अटैक होने वाला है।
कतर को शायद 10 मिनट के बाद पता चला, लेकिन आपको इस बात का बहुत पहले पता था। मैंने एक रील आपके साथ शेयर की और ये रील मैंने तब बनाई थी कि जब ईरान के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, और मैंने उस रील में आपसे ये कहा था कि दुनिया में 4 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके गैस के रिजर्व्स पूरी दुनिया को चाहिए। एक तो फेक कंट्री है जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है, तो उसको कॉन्वर्सेशन से बाहर करें। पहला है रशिया, दूसरा है ईरान और तीसरा है कतर। और आज तीनों की हालत क्या है आपके सामने। और अगर कतर को जंग में इंगेज कर दिया जाता है तो कतर, जो किसी ज़माने में यूरोप को 2% गैस सप्लाई करता था, आज यूरोप की डिमांड का 6% सप्लाई करता है। और अगर कतर की सप्लाई लाइन रुकती है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भरपूर मौका है कि जिस तरह 50% एनर्जी की वैक्यूम उसने फिल किया यूरोप में, वो मजीद उस वैक्यूम को फिल करे। बट द टाइम विल टेल। लेकिन यहां पर आपने एक बात जरूर जहन में रखनी है, अब बड़ी हद तक चांस है कि कतर हमास को एक्सपेल कर दे, और अगर ये हमास को एक्सपेल करेगा तो चांसेस हैं कि हमास टर्की जाएगा। मेरी कोशिश है कि कुछ पैसे सेव करके छुट्टियां मनाने के लिए टर्की चला जाऊं, अगर सेविंग हो जाती है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जितना जल्दी टर्की चला जाऊं उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में जाना मुश्किल ना हो जाए। आज कह रहा हूं, हो सकता है कल को ये बात कोट करनी पड़े। अब यहां पर आपने इस पूरे सिनेरियो को 3 पॉइंटर्स में समझना है। पहला ये कि जीसीसी कंट्रीज ने अपना डिफेंस हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स को आउटसोर्स कर रखा है। कतर ने अल उदैद की बेसलाइन अमेरिका को दे रखी है। फिर भी अगर अटैक हो जाता है तो आज जीसीसी के कंट्रीज को बैठकर सोचने की जरूरत है कि हम कहां खड़े होते हैं। ये अगर हमारा डिफेंस है तो हमारी स्टैंडिंग क्या रह जाती है। फिर तो हम उतने ही वल्नरेबल हैं और उतने ही एक्सपोज्ड हैं कि कोई भी आएगा और मारकर चला जाएगा। हम करें तो करें क्या। हमने आज तक जिनके साथ वफादारी निभाई है, ये सलाह मिल रहा है हमें वफादारी का। आज इन कंट्रीज को बैठकर सोचने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि दुनिया ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में शिफ्ट हो रही है। आज दुनिया को फोर्स किया जा रहा है कि अपना ब्लॉक चुन लो। आज वो चाइना के ब्लॉक में जाते हैं या आज वो अमेरिका के ब्लॉक में ही रहते हैं। दिस इज अ टफ डिसीजन। लेकिन आज अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे एक मुल्क की हैसियत से, आपको पुश किया जाएगा कि अब साइड पे जाना है किसी न किसी की। अब ये साइड्स बड़ी क्लियर हो रही हैं दुनिया में, आपके सामने हो रही है, बस आप इस निगाह से देख नहीं रहे। और तीसरा पॉइंट पाकिस्तानियों के लिए, आज पाकिस्तान के अंदर हम फौज को कुछ भी कहें, हम उससे नाराज़ भी होते हैं, हम मोहब्बत भी करते हैं, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो ने उसको सस्टेन किया हो, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डेटोनेट किया हो, या चाहे इमरान खान ने उसको रोल बैक ना किया हो, आज पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि आज सब ने मिलकर यह फैसला किया कि अपना डिफेंस अपने हाथ में ही लेंगे, किसी और को जापान की तरह आउटसोर्स नहीं करेंगे। लिहाजा फिर यही कहता हूं, जो शायद वक्त साबित करेगा कि आज इस शतरंज के अंदर मोहरे, प्यादे, घोड़े, हाथी, किले सब पिट जाएंगे। आखिर में रहेगा एक बादशाह और एक वजीर, और ये बादशाह और वजीर ही फेक कंट्री को इंशाल्लाह नाको चने चबवाएंगे। दूसरी तरफ नेपाल पे मुजाहिरे शुरू होते हैं और अगस्त 2025 से शुरू होने वाले ये मुजाहिरे, इसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की हुकूमत चली जाती है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत देखिए, हर तरफ जेन जी की बात हो रही है कि सोशल मीडिया बैन किया था, देखा नतीजा, अमेरिकन कंपनीज को आने से रोकने की कोशिश की थी। वैसे एक बात है, इसके हवाले से मैं फिर इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा कि आज दुनिया की जो रजीम है ना, दुनिया के जो कंट्रोलर्स हैं, दुनिया के एलीट, दुनिया की हुकूमतें हैं, उनके लिए नाइटमेयर बन चुका है सोशल मीडिया। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ये किसी मुल्क को नहीं पता इसको मैनेज कैसे करना है, और ये बहुत बड़ी ताकत है। बट आज सब लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि जेन जी ने ये रेवोल्यूशन लेकर आया है, जेन जी की वजह से ये रेवोल्यूशन साबित हुआ है। आप टिम्बकटू से आए हैं, आप जाहिल हैं कि आपको लगता है कि जेन जी ने किया और कमाल हो गया है। आप बेवकूफ़ हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में चल क्या रहा है। आपको स्क्रिप्ट राइटर की कहानी समझ नहीं आ रही है। जापान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं, यूके के अंदर कैबिनेट रीशफल हो जाती है,
फ्रांस के अंदर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, हुकूमत कोलैप्स कर जाती है। थाईलैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाता है। नेपाल के अंदर स्टॉर्म आ जाता है। इंडोनेशिया के अंदर लोग पार्लियामेंट जला देते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुकूमत आउस्ट हो जाती है। श्रीलंका के अंदर एक नई हुकूमत कायम हो जाती है। आपको स्क्रिप्ट राइटर समझ नहीं आ रहा है तो आप पता नहीं किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज टू मी अ प्योर केस ऑफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, क्योंकि अगर आप इनकी हुकूमत को देखें कि जो इस वक्त नेपाल में थी, केपी शर्मा ओली की जो हुकूमत थी, ये बड़ी प्रो चाइना हुकूमत थी। ये प्रो चाइना इस तरीके से थी कि ये BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबों को आगे लेके चल रहे थे। 2015 से ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर चुके थे, यानी SCO कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इंडिया, चाइना, रशिया एक ब्लॉक में जाते हैं, अपना ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा बहुत टर्मोइल के लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। एंड नेपाल सूटेड दैट, क्योंकि नेपाल अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि प्रॉक्सी स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। नेपाल के अंदर जहां चाइना की गवर्नमेंट को कर्टेल करने की जरूरत थी, अकॉर्डिंग टू द एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर अपनी हुकूमत अपॉइंट करने की जरूरत थी। और इस वक्त अपनी हुकूमत अपॉइंट करने के लिए जो खटमंडू के मेयर हैं बलेन शाह इज ऑलरेडी स्टेटेड, और ये लिखा हुआ है, गूगल कर लेना इसको, ऑलरेडी ही इज ऑलरेडी स्टेटेड एज द US aligned अल्ट्रा नेशनलिस्ट। और जब ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट इस जगह पर आ जाते हैं तो सर्टनली इंडिया का इन्फ्लुएंस तो बड़ी हद तक कम हो जाता है। अब जरा इंडिया की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें। बांग्लादेश रिजीम चेंज, श्रीलंका रिजीम चेंज, नेपाल रिजीम चेंज, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी आप हर वक्त नाराज रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इंडिया को चारों तरफ से फंसाया जा रहा है। इंडिया की हुकूमत को समझने की जरूरत है। देयर इज अ पॉलिसी चेंज दैट इज नीडेड फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि आज दुनिया बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई दुनिया में आपकी बनाई हुई फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही। सो बीजेपी के पास है दो रास्ते। नंबर 1, या तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलें, अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नजरसानी करें। इस फॉरेन पॉलिसी के तहत आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया के साथ चल नहीं पाएंगे। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता जो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए करना, और वो ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ, ग्लोबल साउथ के लोगों के साथ टेबल पर बैठें। फिर कह रहा हूं, आज बैठे, 5 साल बाद बैठे, 10 साल बाद बैठे, बैठना तो आपको पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन बीजेपी जितना हार्ड स्टैंड ले चुकी है ना, अब उसके लिए टेबल पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वुड हैपन? मेरा ख्याल ये है कि आज जो ये वैक्यूम क्रिएट होगा नेपाल में, वहां US अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, चाइना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एंड आई सेड यस्टरडे एज वेल, दिस इज कोल्ड वॉर 2, और ये US और चाइना के बीच का कोल्ड वॉर है जिसका खुमियाजा नेपाल की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जेन ज़ी रेवोल्यूशन ला सकती है, लेकिन टैक्सेशन के सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकती, जेन ज़ी हुकूमत के सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकती। मोनार्की आपने ऑलरेडी छोड़ दी है, तो कोई ना कोई सिस्टम तो आपका मुल्क चलाएगा। रेवोल्यूशन ले आए, दीवारें काली कर दें, चीजें जला दें, लोगों को मार डालें, नतीजा क्या निकलेगा? फिर भी आपको एक हुकूमत चाहिए। निजाम नहीं बदल रहा, सिस्टम नहीं बदल रहा, सिर्फ डीपी चेंज हो रही है। सो इस बदलती हुई डीपी में अब दुनिया में नेपाल के साथ क्या होने वाला है, एंड आई एम रियली सैड कि शायद ये एक प्रॉक्सी स्टेट बन जाएगी जहां इंडिया भी अपने इन्फ्लुएंस और इंसर्जेंसीज करने की कोशिश करेगा, चाइना और US अपनी तरफ पुल करेंगे। लिहाजा इंडिया को करना क्या चाहिए या इंडिया के साथ होना क्या चाहिए? आई थिंक इंडिया में इस वक्त रिजीम चेंज की कोशिश होगी, और वो जो रिजीम चेंज की कोशिश होगी वो इनएविटेबल होगी अगर बीजेपी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। और अगर ऐसा होता है तो स्टेप इन करने के लिए द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग इन इंडिया राहुल गांधी मौजूद हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, और लिटरली कभी कभी देख के अफसोस होता है, ये बेहतरीन मौका है कांग्रेस के पास, बेहतरीन इनिशिएटिव इस वक्त आप ले सकते हैं। बट कभी कभी डर लगता है कि प्रॉबेबली राहुल गांधी इज नॉट सूटेड फॉर इट, ही इज नॉट शोइंग दोज लीडरशिप कैपेबिलिटीज कि वो इस वक्त आगे बढ़कर कमांड हासिल कर सके और इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा सकें। लिहाजा दोस्तों, आपने क्या करना है? अपने पर्सनालिटी स्किल्स पर भी काम करना है, बिकॉज आप जब खुद अच्छे लीडर बनेंगे तभी आप अच्छे मौकों का फायदा भी उठा सकेंगे।
रही बात हमारे प्यारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को साउथ एशिया से मेरी नज़र में कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि नेपाल में जब भी एक नई रजीम आती है, नई गवर्नमेंट बनती है, हमारी बड़े अच्छे टर्म्स उसके साथ इस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि हम तो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। हमें दोनों से प्यार मिलता है, हमें चाइना से भी प्यार मिलता है, हमें यूनाइटेड स्टेट्स से भी प्यार मिलता है। तो इस प्यार के सदक़े में हम पलते तो जाएंगे। ये अलग बात है कि हम काम चोर हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन ये एक अलग बात है। सो पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए यहाँ से मसला नहीं होगा, पाकिस्तान को मसला आएगा फेक कंट्री की तरफ से, क्योंकि ये फेक कंट्री ऑपरेशन सिंदूर करवा के देख चुका है, वहाँ से कोई उसको कामयाबी नहीं मिली। अभी किसी नए वे, शेप और फॉर्म के साथ हमारी तरफ आने की कोशिश करेंगे, और इनका ये आना आज का नहीं पता, हमें 1400 साल से पता है, और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें भी देखना होगा वो आलम, हम भी देखेंगे। तुम्हें भी देखना होगा वो आलम, हम भी देखेंगे। तुम्हें रुसवा सरे बाज़ार आलम, हम भी देखेंगे।